आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन जजमेंट के बारे में। फॉरेन जजमेंट का मतलब वो जजमेंट होता है जो फॉरेन कोर्ट्स ने दिए होते हैं। फॉरेन जजमेंट का मतलब वो जजमेंट जो फॉरेन कोर्ट्स ने दिए हैं। ऑब्वियसली जो फॉरेन कोर्ट जजमेंट देगा वो फॉरेन जजमेंट। ये डेफिनेशन, ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ सीपीसी ये बात करता है दैट फॉरेन जजमेंट मीन्स अ जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट। और फॉरेन कोर्ट की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो फॉरेन कोर्ट डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में। फॉरेन कोर्ट इज अ कोर्ट सिचुएटेड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया विच हैज नो अथॉरिटी इन इंडिया एंड नॉट स्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेसिकली ऐसा कोर्ट जो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है और जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना स्टैब्लिश किया है और ना उसे कंट्रोल कर दिया है। तो ऐसे कोर्ट को क्या माना जाता है? फॉरेन कोर्ट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड का कोई कोर्ट है, कोर्ट हमारे लिए फॉरेन कोर्ट होगा। यूएसए का कोई कोर्ट हमारे लिए फॉरेन कोर्ट, बेल्जियम, भूटान, इस तरह के जो भी कोर्ट्स हैं इन कंट्रीज में, ये सारे हमारे लिए क्या होंगे? फॉरेन कोर्ट्स होंगे, राइट। तो फॉरेन जजमेंट हम पढ़ने वाले हैं। फॉरेन जजमेंट का मतलब आपको समझ आया, फॉरेन कोर्ट का मतलब आपको समझ आया। अब पर्पस क्या है फॉरेन कोर्ट को, फॉरेन जजमेंट को पढ़ने का, राइट? या फिर फॉरेन जजमेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो बेसिकली अगर हम बात करें सीपीसी की, तो सीपीसी में सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 ये बेसिकली एनफोर्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन जजमेंट की बात करते हैं। एनफोर्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन जजमेंट इन इंडिया, एनफोर्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन जजमेंट इन इंडिया, कि अगर किसी बाहर के कोर्ट ने, किसी फॉरेन कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दिया है तो वो क्या इंडिया में एनफोर्सेबल होगा या नहीं, इस बारे में सेक्शन 13 बात करता है। तो हम ये समझते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, राइट? क्यों ऐसा हो रहा है कि हम किसी फॉरेन कोर्ट के जजमेंट को भी इंडिया में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है? हालांकि ये जो मामला है, ये जो कंसेप्ट है, ये केवल सिविल मैटर्स में ही लागू होगा, राइट? क्रिमिनल मैटर्स में फॉरेन कोर्ट के जजमेंट्स, क्रिमिनल मैटर्स में फॉरेन कोर्ट के जजमेंट्स इंडिया में एग्जीक्यूट नहीं किए जा सकते, एनफोर्स नहीं किए जा सकते, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा कि क्रिमिनल मैटर्स में फॉरेन कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं वो इंडियन टेरिटरी में एनफोर्स नहीं किए जा सकते। हालांकि सिविल केसेस में, सिविल मैटर्स में इंडियन कोर्ट, फॉरेन कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनको एनफोर्स किया जा सकता है, राइट? अब ऐसा क्यों है कि सिविल मैटर में किया जा सकता है और क्रिमिनल मैटर में नहीं किया जा सकता? तो बेसिकली देखिए, कोई भी कंट्री जो होती है वो क्रिमिनल लॉ अप्लाई करने का अधिकार या फिर टैक्स लेने का अधिकार एक सोवरेन का अधिकार होता है, एक संप्रभु का अधिकार होता है, राइट? ये माना जाता है कि किसी भी कंट्री के पास अपना क्रिमिनल लॉ एनफोर्स करने का राइट होता है और वो अपनी टेरिटरी में किसी और कंट्री के क्रिमिनल लॉ को एनफोर्स नहीं करती। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडियन टेरिटरी में अगर कोई भी इंसान कोई क्राइम कमिट करता है तो ये पूरी पावर इंडियन गवर्नमेंट के पास है, इंडियन कोर्ट्स के पास है, इंडियन लॉ एनफोर्समेंट के पास है कि वो अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ उस इंसान को पनिश कर सकें, राइट? ठीक है। ऐसे मामले में अगर वो पार्टी हम मानते हैं कि अमेरिकन थी जिसने क्राइम कमिट किया है, तो वो अमेरिकन पार्टी ये क्लेम नहीं कर सकती कि नहीं, मुझे अमेरिकन लॉ के हिसाब से आप पनिश कीजिए। क्यों? क्योंकि हर सोवरेन का राइट होता है। सोवरेन आप सब जानते हैं कौन होता है? संप्रभु, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, राइट? कोई भी कंट्री अपने मामले में संप्रभु होती है या सोवरेन होती है। इसका मतलब क्या है? अगर सोवरेन है वो कंट्री, इसका मतलब क्या है कि वो अपने फैसले में, जो अपने फैसले है वो लेने के लिए वो सक्षम है, वो किसी के अधीन नहीं है, वो किसी के अंडर नहीं है, किसी की कॉलोनी नहीं है, राइट? अपने आप में इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजंस लेने के लिए, अपने मैटर्स को डिसाइड करने के लिए, राइट? अब प्रीएम्बल में भी पढ़ते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट? राइट, उसमें वर्ड आता है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, करेक्ट? तो ये वही सोवरेनिटी है, ठीक है? तो एक चीज मैंने आपको मोटी मोटी ये समझा दी कि क्रिमिनल लॉ के मामले में, क्रिमिनल मैटर्स में
और टैक्स के मामले में, क्योंकि एक टैक्स लेने का अधिकार भी किसका, सोवरेन का अधिकार होता है। एक सोवरेन स्टेट जो होती है वो अपने सब्जेक्ट से, वो अपने सिटीजन से, जो उसके नागरिक हैं, उससे टैक्स वसूलने का अधिकार रखती है। तो उसमें भी वो अपना लॉ अप्लाई करती है, वो किसी दूसरी कंट्री के लॉ को अपने यहाँ इंप्लीमेंट नहीं करती। पर बाकी जो मामले हैं, बाकी जो सिविल मामले हैं, जैसे अगर आप बात करेंगे टॉर्ट्स की, आप बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स की, राइट, या मैरिज भी कुछ मामलों में, तो इन सब मामलों में क्या होता है, इन सब मामलों में जो लॉज हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री के लॉ को अप्लाई भी कर सकती है। और राइट, हम मान लेते हैं, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लेते हैं ए एंड बी, ये दो लोग हैं। ए जो है यूएस का रहने वाला है, बी यूके का रहने वाला है। इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट, कॉन्ट्रैक्ट यूएस में होता है, ठीक है, पर उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाना है इंडिया में, राइट, कि जो ए है वो बी को कुछ मटेरियल सप्लाई करने वाला है जो कि वो इंडिया में डिलीवर करेगा। अब वो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाता है, राइट। अब इस मामले में क्या हो रहा है, एक पार्टी यूके की है, दूसरी पार्टी यूएस की है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट यूएस में हुआ है, और उस कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो इंडिया में होनी है, पर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है। ये पार्ट जो ए है वो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर देता है। अब जो बी है उसने क्या करा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच इंडिया में हुआ है, उसने इंडियन कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब यहां पे इंडियन कोर्ट क्या करेगा, इंडियन कोर्ट ये देखेगा कि भाई किस लॉ के हिसाब से हम इन मैटर्स को डिसाइड करें, राइट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का मामला है तो क्या इंडियन लॉ लगेगा, राइट। अगर हम इंडियन लॉ लगा रहे हैं तो ये पार्टीज तो एक यूएस की है, एक यूके की है, कॉन्ट्रैक्ट भी यूएस में हुआ है, तो क्या वहां का लॉ अप्लाई होगा। तो ऐसे मामले में जनरली क्या होगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस कंट्री का लॉ हम अप्लाई करें। तो इंडियन कोर्ट ऐसा भी कर सकता है कि यूएस के कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से इस केस का डिसीजन दे सके, राइट। पर अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें कि एक, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक अमेरिकन इंडिया में आके क्राइम करता है, और क्योंकि वो इंडिया में आके क्राइम करता है तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो इंडियन लॉ के हिसाब से मिलेगी, ना कि यूके के लॉ के, ना कि यूएस के लॉ के हिसाब से मिलेगी। आई थिंक आपको सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में डिफरेंस समझ आ गया, राइट। ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं अंडर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, राइट। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर हम सेक्शन 13 और 14 की बात करें तो ये प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ पे ही बेस्ड है, ये प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के प्रोविजंस हैं, राइट। ये एक और बात बोलते हैं, ये बोलते हैं कि अगर मान लो यूएस के कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, ठीक है, अब यूएस के कोर्ट के डिसीजन को क्या इंडिया में एग्जीक्यूट किया जा सकता है, यूएस के कोर्ट के डिसीजन को क्या इंडिया में एनफोर्स किया जा सकता है। हम मान लेते हैं दो पार्टीज हैं और दोनों पार्टीज क्या करती हैं, दोनों पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यूएस में कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका, राइट। अब यूएस में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पार्टी ब्रीच कर देती है, राइट। तो जब एक पार्टी ब्रीच कर देती है तो दूसरी पार्टी, हम ए एंड बी का एग्जांपल ले लेते हैं, यूएस में कॉन्ट्रैक्ट होता है, बी ब्रीच कर देती है, ए यूएस में केस फाइल करता है, यूएस कोर्ट डिसीजन दे देता है ए के फेवर में, राइट। अब ए जो है वो, अब इस मामले में क्या है कि अब बी इंडिया में, अभी क्योंकि ये दोनों इंडियन थे, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट यूएस में किया था, ठीक है, हम ऐसा मानते हैं। अब बी क्या करता है, बी इंडियन कोर्ट में आता है और इंडियन कोर्ट में आके बोलता है कि इंडियन कोर्ट में आके ए के अगेंस्ट केस फाइल कर देता है, राइट। बी क्या करता है, इंडियन कोर्ट में आके अब ए के अगेंस्ट केस फाइल कर देता है। तो ए बोलता है कि भाई हमारे बीच का जो मैटर था वो तो डिसाइड हो चुका है यूएस कोर्ट के थ्रू। तो ए क्या करता है, ए अपनी जो जजमेंट है, अपनी जो डिक्री है, अपना जो बेसिकली जजमेंट है, वो जजमेंट इंडियन कोर्ट के सामने पेश करता है और बोलता है कि देखिए ए और बी के बीच, मेरे और ए बी के बीच में जो डिस्प्यूट था वो सॉल्व कर चुका है यूएस का कोर्ट। तो ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट को इंडिया में एनफोर्स किया जा सकता है या नहीं, इस बारे में सेक्शन 13 और 14 बात करते हैं, राइट। तो मैं आपको जनरल रूल बताता हूं कि किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस जो हैं, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, करेक्ट, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था फॉरेन जजमेंट के बारे में, जो हम इस लेक्चर में डिटेल में देखेंगे बाय रेफरिंग टू सेक्शन 13 एंड 14 ऑफ सीपीसी।
तो अभी जो सेक्शन 13 एंड 14 ऑफ सीपीसी है, जो ये बात करता है कि भाई फॉरेन जजमेंट को इंडिया में एनफोर्स करने की बात करता है, तो ऐसा क्यों करना है, मतलब इसकी जरूरत क्या है, क्यों हम किसी दूसरी कंट्री का जजमेंट इंडिया में एनफोर्स करें। तो बेसिकली ये इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस किया जाता है, ठीक है, न्याय के कारण किया जाता है कि किसी भी कोर्ट ने, इसके पीछे का प्रिंसिपल ये है कि अगर किसी भी कोर्ट ने दुनिया भर में कोई डिसीजन दिया है तो एक कंट्री को दूसरी कंट्री के उस कोर्ट के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और इसलिए भी ये एक कंट्री दूसरी कंट्री के कोर्ट्स के जजमेंट को रिकॉग्नाइज करती है सिविल मैटर्स की, जहां तक बात है, राइट। और दूसरी एक न्याय की भी बात है, जस्टिस की बात है, कि अगर एक पार्टी ने एक बार केस लड़ लिया, अपना पूरे राइट्स स्टैब्लिश कर दिए, सब कुछ कर दिया, तो दोबारा उसको क्यों परेशान किया जाए कि वो पहले एक कंट्री में उसने केस लड़ा, वहां पे वो जीत गई, फिर दूसरी कंट्री में आके फिर उसको केस लड़ना पड़े, तो उसके साथ इनजस्टिस हो जाएगा अगर ऐसा किया जाएगा। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में भी है कि ऐसा किया जाए, राइट। तो ये जो फॉरेन जजमेंट्स हैं, इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमिटी ऑफ नेशंस। कॉमिटी ऑफ नेशंस का मतलब मैंने वही बताया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक कंट्री दूसरी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट रखती है, तो उस बेसिस पे भी, और जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस के बेसिस पे, मतलब एक तरीके से ये चीज जो है ये जस्टिस को प्रमोट करती है, राइट, कि एक कोर्ट ने दुनिया में किसी कोने में किसी एक कंट्री के कोर्ट ने अगर डिसीजन दे दिया है किसी पर्टिकुलर मैटर में, तो दूसरे कोर्ट्स को उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा से उस पार्टी को केस लड़ना पड़ेगा किसी दूसरी कंट्री में जाके, तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, उसका टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, और उस पार्टी के साथ इनजस्टिस होगा। इस वजह से एक कंट्री दूसरी कंट्री के जो जजमेंट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज भी करती है और एनफोर्स भी करती है, और हमारे यहाँ सेक्शन 13-14 इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम फॉरेन जजमेंट की बात करेंगे, फॉरेन जजमेंट पे कोई क्वेश्चन आएगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के पर्सपेक्टिव से भी और प्री के पर्सपेक्टिव से भी, राइट। तो आपको कौन कौन से सेक्शंस को इंटरलिंक करके पढ़ना है, 25, 26, 13, 14, राइट। बाकी आगे मैं आपको और बताऊंगा, एविडेंस के भी कुछ सेक्शंस हैं जिन्हें आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि सेक्शन 13 क्या कहता है। सेक्शन 13 सेज दैट फॉरेन जजमेंट व्हेन नॉट कंक्लूसिव, कि फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव कब नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम सेक्शन 13 की लैंग्वेज देखें तो सेक्शन 13 की लैंग्वेज थोड़ी सी नेगेटिव है अगर हम इसके हेड की बात करें, राइट। पर अब अगर हम फॉरेन जजमेंट को समझें तो इट सेज, सेक्शन 13 को अगर हम पढ़ें, इट सेज फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर देयर बाई डायरेक्टली एडजुडिकेटेड, ठीक है। डायरेक्टली एडजुडिकेटेड की बात हो रही है, मतलब जो हमने कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा वाला प्रिंसिपल सेक्शन 11 में पढ़ा था कि उन मैटर्स पे भी जो डायरेक्टली एडजुडिकेट नहीं हुए हैं पर इनडायरेक्टली एडजुडिकेट हुए हैं, जिनको एक पार्टी उठा सकती थी पर उसने कोर्ट में नहीं उठाया, तो उस केस पे भी, उन मैटर्स पे भी, उन इश्यूज पे भी क्या होता था, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा अप्लाई होता था। पर इस केस में यहां पे जब हम फॉरेन जजमेंट की बात करते हैं तो केवल उन्हीं मैटर्स को, केवल वही मैटर्स कंक्लूसिव होंगे जिनको डायरेक्टली एडजुडिकेट कोर्ट ने किया है, जिनपे जो डिसीजन है वो कोर्ट ने एक्सप्रेसली दिया है, राइट, कुछ भी इंप्लाइड नहीं होगा। अपॉन बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, ठीक है। तो अगर हम 13 की बात करें तो 13 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो ये बात करता है कि जो फॉरेन जजमेंट है एज अ जनरल रूल वो क्या होंगे, एज अ जनरल रूल वो कंक्लूसिव होंगे। देखो कंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, कंक्लूसिव का मतलब होता है कि अगर कोई मैटर डिसाइड कर दिया है किसी कोर्ट ने, तो उस जजमेंट को जब इंडियन कोर्ट में एक पार्टी फाइल करेगी तो जो दूसरी पार्टी है वो एविडेंस देके उसको डिस्प्रूव नहीं कर सकती, राइट। एविडेंस अलाउड नहीं होंगे उस चीज को डिस्प्रूव करने के लिए जो चीज एक डिसीजन में एक फॉरेन कोर्ट ने डिसाइड कर दी है, राइट। इसको हम और समझेंगे। तो अब ये जनरल रूल तो सेक्शन 13 ये बोलता है कि जो फॉरेन जजमेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो कंक्लूसिव होंगे उन मैटर्स में जो कि सेम पार्टीज के बीच में डायरेक्टली एडजुडिकेट किए गए हैं, पर कुछ कंडीशंस के अलावा। कौन सी हैं वो कंडीशंस? तो अब ये जो कंडीशंस आपको 6 कंडीशंस दी गई हैं, अगर किसी फॉरेन जजमेंट में
ये कंडीशन है, तो उस केस में क्या होगा, फॉरेन जजमेंट इंडिया में एनफोर्स नहीं किया जा सकता। अदरवाइज अगर ये कंडीशन नहीं है तो आप फॉरेन जजमेंट को क्या कर सकते हो, इंडिया में एनफोर्स कर सकते हो। तो मान लीजिए आपके अगेंस्ट, आप ए हैं, आपके अगेंस्ट कोई फॉरेन जज, आपके अगेंस्ट बी के फेवर में कोई किसी कोर्ट ने, फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। अब आप चाहते हो कि इंडिया में उस जजमेंट को एनफोर्स ना किया जाए, राइट? तो आप क्या करोगे, आप इन 6 कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन प्रूव कर दोगे तो जो बी है, वो जो जजमेंट उसके फेवर में उसको यूएस में मिला है बाहर, तो वो जो इंडिया में उसको एनफोर्स नहीं करा पाएगा आपके अगेंस्ट, राइट? तो अब हम समझते हैं कि वो एक्सेप्शंस क्या क्या हैं जो एक फॉरेन जजमेंट को इंडिया में एनफोर्स नहीं होने देंगे। तो नंबर 1, इट सेज वेयर इट हैज नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, मतलब फॉरेन कोर्ट, जिस फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट दिया वो क्या था, इनकॉम्पिटेंट कोर्ट था। ठीक है, अगर वो कोर्ट इनकॉम्पिटेंट था तो ऐसे केस में ऑब्वियसली हम सबने पढ़ा है कि अगर एक कोर्ट जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है और वो जजमेंट देता है तो उसका जजमेंट क्या होता है, उसका जजमेंट वॉइड होता है। तो इसलिए बाहर के कोर्ट ने, फॉरेन कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दिया है पर वो जजमेंट देने के लिए वो कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं था, तो ऐसे केस में उसके जजमेंट को इंडिया में भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, इंडियन कोर्ट के लिए भी वो जजमेंट वॉइड होगा। दूसरा, वेयर इट हैज नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, राइट? मान लीजिए टेक्निकल ग्राउंड पे डिसमिस कर दिया है, मेरिट पे नहीं दिया है। ठीक है, मेरिट का मतलब सारे एविडेंस वगैरह को अप्रिशिएट करके नहीं दिया है, केवल टेक्निकल ग्राउंड पे दे दिया है। ठीक है, फिर where it appears on the face of the proceedings to be founded on an incorrect view of international law or a refusal to recognize the law of India। ठीक है, तो अगर उसका फॉरेन कोर्ट जो है उसका जजमेंट इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है या फिर इंडियन लॉ को रिकॉग्नाइज नहीं किया है वो जजमेंट देने में, हम इसको समझेंगे डिटेल में। फिर where the proceedings in which the judgment was obtained are opposed to natural justice, right? नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हैं प्रोसीडिंग्स जो कोर्ट की चली हैं। ठीक है, इसको भी हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। फिर वेयर इट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, जहां पे फॉरेन जजमेंट को फ्रॉड के थ्रू फॉरेन जजमेंट एक पार्टी ने ऑब्टेन किया है, राइट? तो उस जजमेंट को भी हम इंडिया में एनफोर्स नहीं करेंगे, उस फॉरेन जजमेंट को भी। फिर वेयर इट सस्टेन्स अ क्लेम फाउंडेड ऑन ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, फिर ये बोलता है कि ये एक ऐसा जजमेंट है जो इंडियन लॉ के अगेंस्ट है, इंडियन लॉ के ब्रीच में है। फॉरेन कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया है जो इंडियन लॉ के ब्रीच में है, इंडियन लॉ के अगेंस्ट है। ऐसे जजमेंट को भी हम इंडिया में एनफोर्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन सारे सबसेक्शंस को हम 1 by 1 समझते हैं। देखिए फॉरेन जजमेंट का इंपैक्ट क्या है। तो बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि जो फॉरेन जजमेंट है वो क्या होगा, कंक्लूसिव होगा। कंक्लूसिव का मतलब होता है कि अगर ए एंड बी के बीच में डिस्प्यूट है और कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया है कि ए इज लायबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ए इज लायबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब मतलब बी के फेवर में जजमेंट आ गया है, ए के अगेंस्ट आया है, तो बी क्या करेगा, बी को अगर इंडिया में वो जजमेंट एनफोर्स करवाना है तो बी क्या करेगा, उस जजमेंट की एक सर्टिफाइड कॉपी को इंडिया में फाइल कर सकता है इंडियन कोर्ट में, राइट? ठीक है, इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो अब जब सर्टिफाइड कॉपी फाइल कर दी, ठीक है, तो अब जो ए है, ए इंडियन कोर्ट में ये जजमेंट नहीं, ये एविडेंस नहीं दे सकता ये प्रूफ करने के लिए कि वो लायबल नहीं है, राइट? ए जो है, अगर एक बार फॉरेन कोर्ट ने ये बोल दिया कि जो ए है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल है, तो ऐसे केस में ए इंडियन कोर्ट में ये एविडेंस नहीं प्रोड्यूस कर सकता कि वो लायबल नहीं है। मतलब कंक्लूसिव का कि जो फॉरेन कोर्ट ने डिसाइड कर दिया वो फाइनल होगा और उसको इंडियन कोर्ट चेंज नहीं करेगी। इट विल बी फाइनल एंड इररिवर्टेबल। ठीक है, और जो भी डिसाइड किया था वो एप्लीकेबल होगा अपॉन इंडियन कोर्ट्स, राइट? एंड जो ऑपोजिट पार्टी है विल नॉट बी अलाउड टू रिबट द सेम बाय एड्यूसिंग एविडेंस। ऑपोजिट पार्टी एविडेंस देके उसको रिबट नहीं कर सकती, उसको कुछ, राइट? अब
ऐसे मैटर्स जिन पे फॉरेन कोर्ट ने डायरेक्ट एडजुडिकेशन नहीं किया था, उन मैटर्स को पे ट्रायल चल सकता है और कोर्ट उन पे जजमेंट पास कर सकता है, राइट। जब भी इंडियन कोर्ट में एक सर्टिफाइड कॉपी फाइल की जाती है फॉरेन जजमेंट की, तो ये प्रिजम्पशन होता है कि वो जो जजमेंट है वो करेक्ट है, राइट। वो जजमेंट जो है करेक्ट है, ये प्रिजम्पशन होता है। पर इस प्रिजम्पशन को रिबट किया जा सकता है, ये रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है, ठीक है। क्या होता है? रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, ठीक है। किन ग्राउंड्स पे रिबट किया जा सकता है? जो ग्राउंड्स 13A to F में दिए गए हैं, इन ग्राउंड्स के बेसिस पे अगर इनमें से कोई ग्राउंड प्रूव कर दिया जाए तो इन ग्राउंड्स के बेसिस पे रिबट किया जा सकता है इस प्रिजम्पशन को, राइट। अब इसका क्या मतलब है कि ऐसे मामले जिन पे डायरेक्ट एडजुडिकेशन नहीं किया है कोर्ट ने, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि क्वेश्चन ये था कि ए ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है या नहीं किया है, ठीक है। क्वेश्चन ये था। अब कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि ये था, दूसरा क्वेश्चन हम मान लेते हैं एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि ए ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है या नहीं किया है, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब किया है तो क्या पोसेशन भी ए ने बी को प्रॉपर्टी का अपनी दिया था या नहीं दिया था। तो हम मान लेते हैं कि जैसे ये जो केस है, ये केस अग्रीमेंट टू सेल का है, ठीक है। अग्रीमेंट टू सेल का क्या है? ए ने बी को ये प्रॉमिस किया था, ए ने बी को ये प्रॉमिस किया था कि ए बी को अपना ये जो प्लॉट है, प्लॉट बेच देगा 6 मंथ्स में। बट 6 मंथ्स में उसने ए ने बी को ये प्लॉट नहीं बेचा, राइट। अब जब ए ने बी को ये प्लॉट नहीं बेचा तो बी ने क्या किया? बी ने बोला, और बी ने इसको अप्रोच किया और बोला कि भाई हमें प्लॉट चाहिए, पर बी ने मना कर दिया। बी ने बोला कि हम ए ने मना कर दिया कि हम ये प्लॉट आपको नहीं बेचेंगे। तो यहाँ पे फॉरेन कोर्ट जो था, फॉरेन कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ए ने किया है। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या पोसेशन के अलावा कोई और रेमेडी मिल सकती है? क्या पोसेशन के अलावा, सॉरी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस के अलावा कोई और रेमेडी मिल सकती है क्या बी को? इस क्वेश्चन पे कोई भी जो जजमेंट था फॉरेन कोर्ट ने इस पे कोई डिसीजन नहीं दिया। तो अब जब इंडियन कोर्ट में ये मामला आता है, मान लीजिए दोबारा से बी जो है इंडिया में केस फाइल कर देता है, तो इंडिया में जब बी केस फाइल करेगा तो जो जजमेंट शुरुआत में फॉरेन कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, जजमेंट क्या दिया कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ए लायबल है, राइट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो लायबल है, ये बात क्लियर है। इस बात को तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, इस क्वेश्चन को इंडियन कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा इस क्वेश्चन में। पर अगर पोसेशन से रिलेटेड कोई मामला है कि क्या बी उस प्रॉपर्टी के पोसेशन में था, तो क्या बी को कोई अमाउंट इसको पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, राइट। या बी को क्या जबरदस्ती ए ने प्रॉपर्टी से डिस्पोसेस किया, जो उसने प्रॉमिस की थी ए ने कि मैं तुम्हारे नाम पे सेल डीड भी कर दूंगा, राइट। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है और इस तरह का कोई क्वेश्चन डिसाइड नहीं किया है कोर्ट ने, तो इंडिया में जब कोर्ट में ट्रायल होगा इंडिया तो वहां पे ये क्वेश्चन डिसाइड किया जा सकता है। कौन सा? क्योंकि इस क्वेश्चन का डिसीजन नहीं दिया था कोर्ट ने, केवल कोर्ट ने इतना बोला था कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, राइट। तो केवल वो मामला जिस पे डायरेक्ट डिसीजन दिया है, केवल वही मामला जो है वो मैटर ही कंक्लूसिव होगा इंडियन कोर्ट्स में, ठीक है। उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकेगा। अब जो सेक्शन 13 है, जो फॉरेन जजमेंट है, वो सेक्शन 13 जो है फॉरेन जजमेंट की जो कंक्लूसिवनेस का जो प्रोविजन है, वो एप्लीकेबल है जजमेंट इन रेम के लिए भी और जजमेंट इन पर्सोनेम के लिए भी। अब जजमेंट इन रेम क्या होते हैं? बेसिकली जजमेंट इन रेम वो जजमेंट्स होते हैं जो आपका स्टेटस बताते हैं कि जैसे कोई एक इंसान मैरिड है या नहीं है, या कोई इंसान ओनर है किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का या नहीं है।
ऑब्वियसली अगर कोई इंसान मैरिड है तो ये बात पूरी दुनिया के लिए लागू है कि वो जजमेंट पूरी दुनिया के अगेंस्ट है, एक तरीके से बाइंडिंग है कि ए जो है इज मैरिड टू बी, राइट। तो इस तरह के जो जजमेंट्स हैं इनको जजमेंट इन रेम कहा जाता है, ठीक है। या ये ओनर कौन है इस प्रॉपर्टी का, अगर ये जजमेंट आ जाता है कि ए इज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, तो दिस इज जजमेंट इन रेम, ठीक है। दिस जजमेंट इज बाइंडिंग अगेंस्ट होल वर्ल्ड। कल को जेड वाई आर एस टी कोई भी आके ये क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है, नहीं। कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है ए ओनर है इस प्रॉपर्टी का, राइट। अब जजमेंट इन पर्सोनम क्या होते हैं? जजमेंट इन पर्सोनम वो होते हैं जो केवल पार्टीज के बीच में रहते हैं। जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो जजमेंट है कि ए ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया बी के अगेंस्ट, तो ये जो जजमेंट है ये जजमेंट इन पर्सोनम है, बी के ए के अगेंस्ट है ये जजमेंट और बी के फेवर में है। बाकी पूरी दुनिया का इससे कुछ लेना देना नहीं है, राइट। तो अगर बी को कोई रिलीफ लेना है वो ए से आराम से ले सकता है, राइट। तो जजमेंट इन पर्सोनम का एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ टॉर्ट के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, राइट, जिनसे केवल दो पार्टीज जो केस की हैं वही कंसर्न है, केवल उन्हीं दोनों पे बाइंडिंग है, उनको हम बोलते हैं जजमेंट इन पर्सन। और जजमेंट इन रेम जो होते हैं दे आर बाइंडिंग अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ठीक है। अब हम एक एक क्लॉज देख लेते हैं कि कब फॉरेन जजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा इंडिया में, एनफोर्सेबल नहीं होगा इंडिया में, ठीक है। वो कब नहीं होगा? जब वो एक इनकॉम्पिटेंट कोर्ट ने प्रोनाउंस किया हो, जैसा कि हम देख चुके हैं। ऐसे कोर्ट ने जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, अगर ऐसे किसी कोर्ट ने जजमेंट प्रोनाउंस किया है तो वो क्या होगा? वो जजमेंट इंडिया में, इंडियन कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होगा और उस मामले में इंडियन कोर्ट दोबारा से ट्रायल कर सकता है, राइट। अब अगर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लीजिए अहमद जो है वो सू करता है बीजू को इन अ फॉरेन कोर्ट और अगर सूट को डिसमिस कर दिया गया है, तो जो डिसीजन है वो एक बार की तरह एक्ट करेगा ऑन अ फ्रेश सूट अगर अहमद दोबारा इंडिया में फाइल करता है ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, राइट। मान लेते हैं कि अहमद जो है, अहमद ने बिजू को सू किया था कि इसने मुझे डिफेम किया है, ठीक है, सू किया था कि इसने मुझे डिफेम किया है, पर यूएस के कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, कोई डिफेमेशन नहीं हुआ है। अब अहमद दोबारा इंडिया में आके ये केस फाइल करना चाहता है सिविल इंडियन कोर्ट में कि अहमद ने मुझे कि बिजू ने मुझे डिफेम किया है। तो इंडियन कोर्ट अगर बिजू एक सर्टिफाइड कॉपी लाके फाइल करता है इस केस में ऑफ जजमेंट ऑफ यूएस कोर्ट की जिसमें यूएस कोर्ट ने वो जजमेंट दिया था, ये बताते हुए कि इस बात पे ऑलरेडी यूएस कोर्ट एक जजमेंट दे चुका है, तो ऐसे केस में जो बिजू है अगर ये कॉपी फाइल कर देगा तो जो इंडियन कोर्ट है वो इस केस में एविडेंस नहीं लेगा, ट्रायल नहीं करेगा और अहमद का जो सूट है वो बार्ड होगा, राइट। दोबारा से इस पर ट्रायल नहीं होगा, इस पे दोबारा से अहमद एविडेंस नहीं दे पाएगा कि नहीं आप दोबारा से डिसाइड करो। इंडियन कोर्ट वो जो जजमेंट होगा फॉरेन जजमेंट को उसको कंक्लूसिव मान लेगा, ठीक है, और फिर अहमद का जो सूट है उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, राइट। तो फॉरेन कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट कब होता है एक इंसान के ऊपर, राइट। तो बेसिकली जब जो डिफेंडेंट है वो प्रेजेंट हो या रेसिडेंट हो उस कंट्री में, मान लो कोई एक्स है, एक्स के ऊपर यूके कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कब होगा? जब एक्स यूके में रह रहा हो, उस टाइम पे प्रेजेंट हो, ठीक है, या रेसिडेंट हो या वहां पे रहता हो, तो उस केस में यूके के कोर्ट को जुरिस्डिक्शन होगा कि वो एक्स के संबंध में कोई डिक्री पास कर सके। फिर या तो एक्स जो है वहां का सिटीजन हो यूके का, ठीक है, जब जजमेंट पास किया गया उस टाइम पे। अब जहां पे पार्टी ने सबमिट कर दिया हो टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट कोर्ट, ठीक है, मान लेते हैं एक्स वहां पे डिफेंडेंट नहीं है पर वाई जो है यूके में केस फाइल करता है, ठीक है, वाई जो है यूके में केस फाइल करता है एक्स के अगेंस्ट। एक्स अपने आप को सबमिट कर देता है, एक्स बोलता है कि आई सबमिट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस कोर्ट, राइट।
एक्स अपने आप को डिफेंड करता है यूके के कोर्ट में और वो ये क्लेम नहीं करता कि इस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। एक्स बोलता है कि मैं ट्रायल के लिए रेडी हूं, जो भी निर्णय होगा मुझे मान्य होगा। तो ऐसे केस में हम क्या मानेंगे कि उसने अपने आप को सबमिट कर दिया है टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दैट कोर्ट। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन या तो वहां पे केस फाइल कर रहा है, प्लेंटिफ के तौर पे आ रहा है कोर्ट में केस फाइल कर रहा है, तो ऑब्वियसली अपने आप को सबमिट कर रहा है। डिफेंडेंट की तरह आ रहा है, राइट, और अपीयर हो रहा है और केस का पूरा ट्रायल वो देख रहा है और ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है ज्यूरिसडिक्शन को, तो हम उसे डिफेंडेंट मानेंगे। या फिर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली उसने अग्री कर लिया है टू सबमिट टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सच कोर्ट। ठीक है, मान लेते हैं एक्स एंड वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था कि जो भी डिस्प्यूट होगा वो डिस्प्यूट लंदन के कोर्ट्स में रिजॉल्व होगा। तो ऐसे केस में जो लंदन का कोर्ट है उसके ज्यूरिसडिक्शन के लिए दोनों पार्टीज अग्री कर रही हैं। तो अगर कोई भी पार्टी जो है कोर्ट अप्रोच करना चाहे तो वो इस कोर्ट को अप्रोच कर सकती है, राइट। अब दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि अगर फॉरेन जजमेंट मेरिट पे ना हो तो भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि उस जजमेंट को इंडिया में ना एनफोर्स किया जाए, राइट। अब अगर मेरिट्स पे ना हो तो उसका क्या मतलब है? मैंने आपको जब रेस जुडिकेटा पढ़ाया था तो वहां पे पढ़ाया था मेरिट पे जजमेंट होने का क्या मतलब होता है। अगर मेरिट पे है इसका मतलब क्या है कि जो पार्टीज, जो कोर्ट है उसने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया है, राइट, जुडिशियल माइंड अप्लाई किया है, एविडेंस को अप्रिशिएट किया है और फिर जजमेंट दिया है किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, राइट, टेक्निकल डिफॉल्ट की वजह से केस को डिसमिस नहीं किया है, राइट, कि एक पार्टी ने अप्रोच नहीं किया कोर्ट इसलिए कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। अगर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, टेक्निकल डिफॉल्ट की वजह से किसी केस को डिसमिस कर दिया गया है तो ऐसे केस में उस जजमेंट को हम मेरिट पे नहीं मानेंगे। तो अगर केवल टेक्निकल ग्राउंड पे कर दिया गया है तो फिर एक पार्टी जो है जिसने फॉरेन कोर्ट में डिसीजन जिसके फेवर में अगेंस्ट जा चुका है तो वो सेम पार्टीज इंडिया में भी आके केस फाइल कर सकती हैं सेम मैटर्स पे। पर अगर कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया है, पूरा एविडेंस अप्रिशिएट करके जजमेंट मेरिट पे दिया है, तो फिर उस जजमेंट को दोबारा इंडिया में चैलेंज नहीं किया जा सकता और उस जजमेंट को इंडिया में एनफोर्स किया जा सकता है, राइट। अब फॉरेन जजमेंट जो है जो कोर्ट ने दिया वो अगेंस्ट हो इंडियन लॉ या फिर इंटरनेशनल लॉ के, ठीक है। हम मान लेते हैं कि आप इसमें गुरदयाल सिंह वर्सेस राजा ऑफ फरीदकोट का जजमेंट रेफर कर सकते हैं, राइट, काफी अच्छा जजमेंट है ये। मैं आपको एक और अच्छे और एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। हालांकि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में जो आज ज्यादा एक्सेप्टेड सिचुएशन है वो गुरदयाल सिंह वर्सेस राजा ऑफ फरीदकोट में जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे जो एप्लीकेशन था उसको एंडोर्स नहीं करती, राइट। इस पे भी आप ध्यान मत दीजिए, केवल आप इस एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझिए। मान लेते हैं कि ए जो है वो एक इंडियन है और बी भी एक इंडियन है। इनकी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एक प्लॉट है, ठीक है, और ये प्लॉट यूएस में है। ये दोनों इंडिया में हैं। इन्होंने इंडियन कोर्ट के सामने एक केस फाइल किया, ठीक है, इंडियन कोर्ट के सामने। ये आधे टाइम इंडिया में रहते हैं, आधे टाइम यूएस में रहते हैं। इनका काफी सारा बिजनेस इंडिया में भी है और कुछ बिजनेस इनका यूएस में। इंडियन कोर्ट के सामने जब इन्होंने केस फाइल किया तो इंडियन केस क्या फाइल किया, ए ने ये बोला कि ये जो प्लॉट है ये मेरा है और बी बोल रहा है मेरा है। इंडियन कोर्ट ने, अब जब इंडियन कोर्ट ये डिसाइड करेगा डिस्प्यूट, ओनरशिप का डिस्प्यूट, ठीक है, तो इंडियन कोर्ट इंडियन लॉ के हिसाब से डिसाइड नहीं करेगा, इंडियन कोर्ट यूएस के लॉ के हिसाब से डिसाइड करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में एक प्रोविजन है जो ये बोलता है कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां सिचुएटेड होती है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां पे सिचुएटेड होती है वहीं के लॉ के हिसाब से केस डिसाइड होता है। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लेक्स सिटस। लेक्स सिटस का मतलब होता है लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, राइट। तो इस केस में इंडियन कोर्ट को क्या करना पड़ेगा? इस केस में इंडियन कोर्ट को यूएस के लॉ के हिसाब से जजमेंट देना पड़ेगा। अब हम इस केस को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। अगर इंडियन कोर्ट ऐसा नहीं करता है तो क्या होगा? ये इंडियन लॉ के अगेंस्ट होगा, राइट।
अब हम इसको ए को हम मान लेते हैं कि ये यूके, ए को हम मान लेते हैं, राइट। हम इनको अभी इंडियन नहीं रहते, ए और बी दोनों इंडियन है। जो प्रॉपर्टी है वो यूएस में है, और जो इन्होंने केस फाइल किया है लेट्स से, वो यूके के कोर्ट में केस फाइल कर दिया है, ठीक है। अब जब यूके के कोर्ट में केस फाइल हुआ है, ठीक है, तो सॉरी, ये जो प्रॉपर्टी है हम ये मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी इंडिया में है, राइट। और केस कहां फाइल हुआ है, इसको मैं एक और प्रॉपर दूसरा एग्जांपल आपको दे देता हूं, एक और, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी समझ आएगा। तो देखिए, ए जो है वो इंडियन है, ठीक है, बी भी इंडियन है। जो प्रॉपर्टी है इनकी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी ये एक प्लॉट ऑफ लैंड है। ये जो प्लॉट है ये कहां पे सिचुएटेड है, प्लॉट यूएस में सिचुएटेड है, ठीक है। सॉरी, प्लॉट भी जो है वो इंडिया में सिचुएटेड है, ठीक है। तो ए और बी जो है ये इंडियन है, ये इंडियन सिटीजन्स हैं, ठीक है। पर टेम्परेरीली ए एंड बी कहाँ रहते हैं, यूएस में रहते हैं। इनका बिजनेस जो है यूएस में भी है और इंडिया में भी है, ठीक है। बिजनेस जो है यूएस में भी है और इंडिया में भी है। अब ए और बी के बीच में ये डिस्प्यूट होता है कि ये जो प्लॉट है किसका है, जो कि ये प्लॉट इनका यूएस में सिचुएटेड है, कैलिफोर्निया में। अब ये डिस्प्यूट है कि किसका ये प्लॉट है, ठीक है। अब इंडियन कोर्ट, अब जो यूएस कोर्ट है, यूएस कोर्ट डिसीजन दे देता है किस लॉ के हिसाब से, यूएस कोर्ट डिसीजन इंडियन लॉ के हिसाब से दे देता है, ठीक है। तो यूएस कोर्ट को डिसीजन किस लॉ के हिसाब से देना चाहिए, कहां पे प्लॉट सिचुएटेड है, प्लॉट सिचुएटेड है यूएस में, तो यूएस के लॉ के हिसाब से डिसीजन देना चाहिए। पर यूएस कोर्ट ने क्या किया, इंडियन लॉ के हिसाब से डिसीजन दे दिया, ठीक है। जो भी इंडिया का प्रॉपर्टी लॉ है उस हिसाब से डिसीजन दे दिया। क्या ये डिसीजन इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है? यस, बिल्कुल अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ ये बोलता है कि जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं के लॉ के हिसाब से जजमेंट, वहीं के लॉ के हिसाब से उस केस का डिसीजन होगा। पर यहां पे यूएस कोर्ट ने क्या करा, इंडियन लॉ के हिसाब से डिसाइड कर दिया, जबकि वो यूएस के लॉ के हिसाब से होना चाहिए था। अब मान लीजिए इनमें से कोई पार्टी जो है ए और बी में से, इनमें से कोई दोबारा इंडियन कोर्ट में केस फाइल करता है, तो ये जो जजमेंट है कोर्ट का, जो यूएस के कोर्ट का है, ये इंडिया में एनफोर्सेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है, राइट। अब इसमें इंडियन लॉ के अगेंस्ट होने वाला भी एक क्लॉज है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि आगे भी उस चीज का जिक्र है, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है वो जजमेंट, तो उस केस में भी क्या होगा, वो जजमेंट इंडिया में एनफोर्स नहीं किया जा सकता, राइट। अब जहां पे फॉरेन जजमेंट नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, देखिए नेचुरल जस्टिस के दो प्रिंसिपल्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक कि nobody should be condemned, no one should be condemned unheard, no one should be condemned unheard। दूसरा, no one shall be judge, no one shall be a judge in his own cause, राइट। कि मतलब एक इंसान बायस्ड नहीं होगा, ठीक है। कि जज जो है वो ऐसे मामले में कोई इंसान जज नहीं होगा, ऐसे मामले में कोई इंसान खुद डिसीजन नहीं देने बैठेगा जिसमें उसका खुद का इंटरेस्ट हो, खुद का बायस हो, राइट। तो अगर कोई फॉरेन जजमेंट इन दो बेसिक नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, तो उस जजमेंट को इंडिया में एनफोर्स नहीं किया जा सकता, राइट। तो कोई भी जो जजमेंट है, फॉरेन जजमेंट, उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ऑब्जर्व करनी होगी नेचुरल जस्टिस की। अब क्या है, मान लेते हैं, अब इसका अगर हम पहला प्रिंसिपल देखें तो इट सेज नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, मतलब कि कोई भी इंसान, उसको आप उसके अगेंस्ट आप डिसीजन नहीं दोगे, उसको सुने बिना, राइट। तो ऐसा नहीं कर सकता कोर्ट
कि कोर्ट ने एक पार्टी को सुन लिया, मान लीजिए ए और बी का डिस्प्यूट है, केवल ए को सुन लिया, ठीक है, बी को समन ही नहीं भेजा, बी को पता ही नहीं उसके अगेंस्ट जजमेंट भी आ गया, राइट। तो यहां पे क्या हुआ, अगर ऐसा हुआ तो ए को सुन के ए के फेवर में जजमेंट दे दिया कोर्ट ने, तो क्या हुआ, ये तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो गया, फर्स्ट प्रिंसिपल के अगेंस्ट, कि आपने बी को सुने बिना उसके अगेंस्ट जजमेंट दे दिया, राइट। उसी तरीके से दूसरा कि अगर आप मान लीजिए कोई जो जज है, ए एंड बी के बीच में केस था जिसमें जो जज था कोर्ट का जिसने जजमेंट दिया, तो वो जो जज था वो ए का बिजनेस पार्टनर था, ठीक है। तो ए का बिजनेस पार्टनर था जज, उसने ऑब्वियसली ए के फेवर में जजमेंट दे दिया और बी के अगेंस्ट जजमेंट दे दिया। तो क्या ये जजमेंट फ्री फ्रॉम बायस है? बिल्कुल नहीं, इस जजमेंट में बायस है ना, वो पक्षपात कर रहा था जज। तो अगर ऐसा है, फॉरेन जजमेंट इस तरीके से ऑब्टेन किया गया है, तो ऐसे केसेस में इस फॉरेन जजमेंट को एनफोर्स नहीं किया जा सकता इंडिया में, राइट। इस लेक्चर में हम डी तक, क्लॉज डी तक डील करेंगे, राइट। आई थिंक मुझे लगता है कि अगर एक में मैं पूरा करूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इसमें प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के भी कुछ प्रिंसिपल्स हमने देखे, तो शायद आप कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपके दिमाग में ऐसा लग रहा हो कि अचानक से क्या हो गया, तो आप इसको तसल्ली से एक दो बार आप इसको अगर देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, राइट। इसके बाद वाले जो क्लॉजेस हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे।